नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एप्रिकस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और मैं विश्वजीत सिंह। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है नेपाल में अभी हाल ही में जो नए पीएम बने हैं शेर बहादुर देउबा। और उनकी अपॉइंटमेंट से पहले जो पुराने पीएम थे केपी ओली, और उनके समय पर नेपाल कितने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में उलझा रहा हमने पिछले एक साल में देखा है। तो उस पर हम ये चर्चा करेंगे। देखिए, नेपाल भी किसी एक टाइम पर मोनार्की था, और नेपाल की जो ट्रांजिशन है फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी वो इतनी ज़्यादा स्टेबल और पीसफुल नहीं रही है। कहीं ना कहीं उनके संविधान में कुछ ना कुछ खामियां रही हैं, कुछ समस्याएं रही हैं। भारत ने भी काफ़ी बार दबाव बनाया है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वहाँ पर जो है पूर्ण तौर पर जो है अपनाया जाए, लेकिन वहाँ पर पार्टीज़ में अपनी अलग अलग लड़ाइयाँ हैं, अलग अलग मसले हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि ये बेसिकली नए पीएम कैसे बने हैं, और जो पुराने पीएम थे केपी ओली उनका टेन्योर कैसा रहा, और क्यों ये जो नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया था, इस पर हम चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, जो लोग पहली बार आए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे, और लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, एप्रिकस एकेडमी नाम से पेज है। और मैं यहाँ ये भी बताऊँगा कि एप्रिकस एकेडमी नाम से हमने इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया है, तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें एप्रिकस एकेडमी के नाम से सर्च करके यही लोगो आपको देखने को मिलेगा। इससे सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। हम सभी जो नई वीडियोज़ हैं उनके जो थंबनेल्स हैं वहाँ हम अपलोड करते हैं, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी मंडे को अभी ये 2 दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट जो है नेपाल की, उन्होंने पार्लियामेंट को दोबारा से रीइंस्टेट किया है, जो डिज़ोल्व कर दी गई थी बाय प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ऑन द एडवाइस ऑफ अर्लियर पीएम केपी ओली मई में इसी साल। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो ओली के राइवल हैं शेर बहादुर देउबा, उनको जो है नया प्रधानमंत्री लगाया जाए। इसके साथ ही देउबा ने मंगलवार यानी कल प्रधानमंत्री की शपथ ली। तो इसके साथ ही जो है बेसिकली एक हमें ड्रामेटिक राइज और ड्रामेटिक फॉल देखने को मिला है केपी ओली की पॉलिटिकल लाइफ में। अपने फेयरवेल स्पीच में ओली ने कहा, आई हैड द मैंडेट बट द मैंडेमस ऑफ द कोर्ट वेंट इन देउबा's फेवर, कि मेरे पास मैंडेट तो था लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो देउबा के फेवर में गया। तो ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इस पर हम आगे पढ़ेंगे। ओली और उसके एलाइज ने 2018 में हुई नेपाल की पोल्स में 2/3 मेजोरिटी हासिल की थी। ये बहुत ही अच्छी मेजोरिटी थी, और उसकी ये मेजोरिटी स्पेशली इसलिए थी कि वो भारत के साथ खड़ा रहा जब 134 दिन का बहुत लंबा इकोनॉमिक ब्लॉकेड लग गया था नेपाल में, जिसके लिए बेसिकली क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि इंडिया इसके पीछे था। लेकिन इंडिया ने कहा था कुछ और रीज़न थे जिसके कारण इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा था, और काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आ गया था नेपाल में। और ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोमलगेट करने के लिए काफ़ी डिले कर रहा था नेपाल, तो एक तरह से प्रेशर टैक्टिक जो है वो यूज़ किया गया था। ओली जो हैं बेसिकली उन्होंने एक नेशनलिस्ट इमेज उनकी जो उभर कर सामने आई, स्पेशली जब वो चाइना की तरफ थोड़े से क्लोज हो गए। उनने ट्रेड और ट्रांजिट अरेंजमेंट शुरू कर दिए चाइना के साथ, ताकि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके। जैसे कई एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, गैस, पेट्रोल, इस पर जो नेपाल है वो इंडिया पर डिपेंडेंट था। ये जो 2/3 मेजोरिटी 2018 में केपी ओली को मिली थी वो सिर्फ उसकी पार्टी को नहीं मिली थी। एक प्री पोल अलायंस बना था नेपाल की ओली की जो खुद की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसको यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कहते हैं, यूएमएल, और दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसके लीडर थे माओइस्ट लीडर पुष्पा कमल दहल प्रचंडा। तो इन दोनों ने एक बहुत ही रेयर हिस्टोरिक फीट था, ये 30 साल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और ये 2 पार्टीज मर्ज होकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती हैं। ओली और प्रचंदा दोनों एग्री करते हैं कि वो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की जो चेयर है उसको बराबर बांटेंगे, इकट्ठे चेयर करेंगे। और ये भी कहा कि ओली जो अपनी पीएम की चेयर है वो आधा टेन्योर पूरा होने के बाद प्रचंदा को
दे देगा, मतलब आधा आधा दोनों ने पीएम रहने का जो बात की थी। ओली को पता था कि उसकी देखिए क्रेडिबिलिटी बहुत पीक पे है। जब प्रधानमंत्री बने ओली तो उन्होंने एक स्लोगन कॉइन किया, समृद्धा नेपाल सुखी नेपाली, प्रॉस्परस नेपाल हैप्पी नेपालीज, और ये प्रॉमिस किया कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बड़ा करेंगे, ऊपर उठाएंगे। वाटरवेज कनेक्टिविटी की बात की इंडिया से, क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्री है, ताकि जो है बेसिकली ट्रेड करना आसान हो। इसके बिना सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड कुकिंग गैस डिलीवरी सिस्टम की बात की। ये भी कहा कि करप्शन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इवन पावरफुल इंडिविजुअल्स को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या रही कि गवर्नमेंट इन प्रॉमिसेस, इन वादों को पूरा करने में असफल रही। साइमल्टेनियसली ओली ने एक और काम शुरू कर दिया, जिसके कारण ओली की जो है वो सभी की नज़रों में आ गए ओली। वो था कि जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी, वो चाहे नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट था, चाहे रेवेन्यू इंटेलिजेंस था, इनको डायरेक्टली उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर कर लिया। और ये जो बात है, उसके कारण जो उसके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनको ये बात खटकने लगी। इसके बाद जो हुई समस्या सबसे बड़ी, ओली ने प्रचंडा को कह दिया जब डेडलाइन आने लगी कि वो उनको पीएम की चेयर देने के लिए उनका जो है मन नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा था कि आधे टेन्योर के बाद वो उनको दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पीएम की चेयर नहीं दूंगा। इसके बिना दोनों पार्टीज़ और पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनमें एक काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, और ये जो पार्टी मर्जर हुआ था प्री पोल, वो मर्जर टूटने की नौबत पर आ जाता है। इवन ऐसा नहीं है कि ओली से सिर्फ अपोजिशन कोई था, इवन ओली की खुद की पार्टी जो यूएमएल है, उसके कुछ सीनियर कॉमरेड्स थे, वो भी ओली के एक्शन से काफ़ी अपसेट थे, क्योंकि ओली जो हैं वो कुछ की असाइनमेंट्स, चाहे वो पार्टी में थी चाहे गवर्नमेंट में थी, वो अपने फॉलोअर्स को ही देते थे। आखिरकार प्रचंडा ने पार्टी से अपने मिनिस्टर्स कैबिनेट से निकाल लिए, अलायंस तोड़ दिया मई 2021 में, और मई 2021 में उन्होंने अपनी सपोर्ट भी वापस ले ली। ये तब हुआ जब इससे एग्जैक्ट एक मंथ पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों पार्टीज के मर्जर को कैंसिल किया था कि इनका मर्जर सही नहीं है। इवन ये लगाओ कि यूएमएल के कुछ लोग वो भी बेसिकली दूसरी तरफ चले गए, जो ओली को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटाना चाहते थे। उसकी पोजीशन और वीक होने लगी जब प्रचंडा वॉकआउट कर गया। हार के ओली ने पार्लियामेंट डिसॉल्व करी दिसंबर 2020 को, और ये कहा कि अगले 6 महीने में पोल्स कराई जाएंगी। ओली का कहना था कि पार्लियामेंट जो है, उसके जो उसने वादे किए हैं लोगों के साथ, वो पूरे करने में पार्लियामेंट ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, और ये उसको बेसिकली एक फ्रेश मैंडेट चाहिए, यही डेमोक्रेसी के हित में होगा। ओली ने वार्निंग्स नहीं सुनी, ना अपनी पार्टी से ना अपोजिशन से, कि इस तरह का जो ओली का स्टेप है वो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक अल्टरनेटिव जो है गवर्नमेंट, उसकी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए। हुआ वही, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की डिसॉल्यूशन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया फरवरी 23, 2021 को, और ऑर्डर दिया कि दोबारा से पार्लियामेंट रीइंस्टेट की जाए। इसके बाद पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाता है। ओली दोबारा से वही कंप्लेंट्स करने लग जाते हैं कि पार्लियामेंट उनको काम करने से रोक रही है। इवन ओली जो हैं वो पार्लियामेंट सेशन होल्ड करने से भी भागने लग जाते हैं, वो होल्ड ही नहीं करना चाहते हैं, और ऑर्डिनेंस के ज़रिए रूल करते हैं, जिसके कारण उनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, ना सिर्फ उनकी पार्टी से बल्कि अपोजिशन से भी। इसी के बीच ओली ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 10 मई को जो है बेसिकली कहा, और ये मांगा, और उस कॉन्फिडेंस में उनको सिर्फ 93 सपोर्ट मिली, 124 लोगों ने अपोज किया। लेकिन इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि उनको पीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन प्रेसिडेंट भंडारी ने उनको संविधान के आर्टिकल 76(3) नेपाल के 3 दिन बाद दोबारा से पीएम रीअपॉइंट कर दिया, क्योंकि वो अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर थे। इसका मतलब था कि उन्हें दोबारा से एक बार जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगना पड़ेगा। 21 मई को प्रेसिडेंट ने कहा कि कोई सूटेबल कैंडिडेट है तो उन्हें, जो पीएम की कुर्सी पर आना चाहता है, वो उस दिन उन्हें 5 बजे तक अपना जो है सबमिट कर दे प्रपोजल। तो देउबा जो हैं नेपाली कांग्रेस के लीडर, उन्होंने एक 149 एमपीज़ की मेजॉरिटी का जो लेटर है वो सबमिट किया। देउबा की सपोर्ट में काफ़ी
पार्टी से एमपी आए, जैसे एनसी प्रचंदा की पार्टी से, समाजवादी जनता पार्टी से, और ओली की जो यूएमएल पार्टी थी उससे जो 26 डिसेंडेंट्स थे उन्होंने भी देवबा को सपोर्ट किया। इवन ओली ने भी एक लिस्ट सबमिट की कि उसे 153 मेंबर्स का सपोर्ट है, और ये कहा कि इट इज़ बेस्ड ऑन लेटर्स कि जो एमपीज़ हैं वो पार्टी विप से बाउंड हैं, तो अगर उनको पार्टी बोलेगी वोट करने में तो वो मुझे वोट देंगे। भंडारी ने, प्रेसिडेंट जो नेपाल के हैं, उन्होंने क्या किया, दोनों के क्लेम देवबा के भी और केपी ओली के भी, दोनों के क्लेम रिजेक्ट कर दिए, और पार्लियामेंट दोबारा से एक बार डिसॉल्व कर दी गई ओली की रिकमेंडेशन पे, और ओली को दोबारा से पीएम लगा दिया गया अंटिल इलेक्शंस, जो कि नवंबर में अनाउंस की गई थी, मतलब कि नवंबर में होंगी। लेकिन उनको पीएम अनाउंस तो किया गया, लेकिन ये वर्ड मेंशन नहीं किया केयर टेकर। केयर टेकर क्या होता है? केयर टेकर कि जब तक अगले इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक बस उन्हें सरकार संभालनी है। केयर टेकर पीएम जो हैं वो बड़े फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि फिर उनका बहुत बड़े लेवल पे क्रिटिसिज्म होता है, या फिर वो मसला कोर्ट में जा सकता होता है। 146 एमपीज जो सपोर्ट कर रहे थे देवबा को, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने अभी जिस हमने मंडे की बात की, मंडे को हाउस जो डिसॉल्व किया गया था उसको सेट असाइड रख दिया, और पीएम की अपॉइंटमेंट को भी और इलेक्शंस भी। मोस्ट ह्यूमिलेटिंग फॉर ओली ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देवबा को प्राइम मिनिस्टर लगाया जाए। देवबा को पीएम अपॉइंट करते प्रेसिडेंट भंडारी ने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल साइट नहीं किया। इसके कारण उनका भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, उनके सेक्शन का क्रिटिसिज्म हुआ, और उन्होंने तो ये कहा कि शी इज़ बेसिकली अपॉइंटिंग हिम एज पर द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट में कहा कि उनके जो एक्शंस हैं दैट आर नॉट राइट, क्योंकि उन्होंने पहले भी पहली जो डिसॉल्व हुई थी असेंबली उस पर जो वर्डिक्ट दी थी, क्वैश की थी वो डिसॉल्यूशन। ओली और प्रेसिडेंट भंडारी हर रोज़ तकरीबन मिलते थे, लेकिन उनकी डिस्कशन को कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाता था। अब आगे फ्यूचर क्या है देखिए, देवबा ने ओथ ले ली है, लेकिन अभी अनसर्टेनिटी है कि क्या वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। काफ़ी ये लोग मानते हैं कि यूएमएल डिसेंडेंट्स जो केपी ओली की पार्टी के थे वो शायद उसकी सपोर्ट में, देवबा की सपोर्ट में वोट ना डालें, क्योंकि उनका भी ये है कि वो अपनी पार्टी मजबूत कर लें। लेकिन अगर देवबा लूज़ कर जाते हैं वोट तो और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन तो नहीं है। इसका मतलब है देवबा ही केयर टेकर गवर्नमेंट के पीएम रहेंगे। और ये भी देखना होगा कि क्या एमपी प्रेसिडेंट भंडारी के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन तो नहीं लेके आते, क्योंकि अपोजिशन के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है। तो अगर इम्पीचमेंट मोशन इस तरह का आता है तो ये नेपाल की हिस्ट्री में काफ़ी ड्रामेटिकली होगा। और ओली के लिए बेसिकली जो ये लास्ट टेन्योर था एज ए पीएम वो बहुत ही ग्लोरियस भी था, लेकिन ये बड़ा अफसोसजनक था कि बहुत ही अटर ह्यूमिलेशन के साथ एंड हुआ। इसके साथ ही नेपाल की जो 6 साल पुराना कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाया था वो इतनी आसानी से कोलैप्स होने लग गया है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और अगर कोई प्रॉपर अल्टरनेटिव, प्रॉपर लीडरशिप हमें देखने को नहीं मिलती है तो और ज़्यादा देश में क्योस देखने को मिलेगा, और लोग बेसिकली अब एक नई लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं नेपाल के, कि अब किसको देखा जाए बेसिकली जो नेपाल की जो डेमोक्रेसी है उसको री-इस्टाब्लिश कर सके। सो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मैंने डिटेल्ड में पिछला जो भी हुआ वो आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।